गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास। पुस्तक है आपकी वितान। चैप्टर है आपका सिल्वर वेडिंग और लेखक है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी इनके लेखक हैं। अब मैं इनका आपको थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय बताऊंगी। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1935 में कुमायूं में हुआ था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक थे। स्नातक समझते हैं, बीए। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक के और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में भी काम किया है। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग, प्रथम धारावाहिक समझते हो, पहला नाटक हम लोग के लिए पटकथा लेखन शुरू किया था। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक लेखक थे। लेखन के लिए सन 2005 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था और सन 2006 में इनका दिल्ली में देहांत हो गया। इनकी बहुत सारे कहानी संग्रह हैं। कुरु कुरु स्वाहा, कसम, हरिया, हरक्यूलिज की हैरानी, हमजाद क्याप, जो व्यंग संग्रह है, मतलब कि जिनमें हंसी मजाक के विषय में लिखा जाता है। एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किसागो, मंदिर घाट की पौड़ियों, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी बल्लभ पंत, नेताजी कहीं, इस देश का यारो क्या कहना। ठीक है, क्या है, इस देश का यारो क्या कहना। बहुत ही सुंदर लेखन किया है इन्होंने। साक्षात्कार लेखक लेख संग्रह, बातों बातों में, 21वीं सदी, जो संस्मरण है, लखनऊ मेरा लखनऊ। संस्मरण समझते हो, मतलब कि एक कहानी हमारे जो घटित होती है अपने विषय में। ठीक है, लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। टेलीविज़न दो धारावाहिक हैं, उनमें इन्होंने कौन से लिखे हैं। हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आपने देखा भी होगा, कई बार आ चुका है ये तो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लोकप्रिय सीरियल रहा है इनका ये। ठीक है बेटा। अब वैसे ही सिल्वर वेडिंग भी इनका बहुत अच्छा है। बहुत ही मतलब एक पारिवारिक, उसको इन्होंने संबोधित, मतलब पूरे अच्छे मन से संबोधित करने की कोशिश की है और इसमें बताने की कोशिश की है किस तरह से हमारे पारिवारिक झगड़ों के बीच हम अपने आप एक दूसरे को भूलते चले जाते हैं। किस तरह से हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा मिलता चला जा रहा है। किस तरह से हम अपनी प्राचीन संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। किस तरह से हमारे पेरेंट्स के बीच और हमारे बीच दूरियां बढ़ रही हैं। इन सारी चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा। सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग मतलब कि इसमें जो है यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है। लेकिन उनके बच्चे जब उन्हें मनाते हैं तो वो तो सरप्राइज़ देना चाहते हैं, लेकिन इसी बात से दुखी यशोधर बाबू बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों का इसमें वर्णन है, मैं फिर से आपको बताऊंगी। ठीक है, जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी मतलब यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से ऊपर उठाई, तब दफ्तर की सुई, दीवार घड़ी, अर्थात दफ्तर की सुई का मतलब सुई नहीं है जो दीवार पर लगी घड़ी है, उसकी सुई। ठीक है, जो दीवार पर लगी है उसकी सुई 5:25 बता रही थी, अर्थात कि अभी समय में कमी है। यशोधर बाबू क्योंकि टाइम के पक्के हैं, समय पे काम करते हैं, इसलिए उनके विचार से अभी समय नहीं हुआ है, कितनी मिनटें बाकी हैं। फिर उन्होंने अपनी
कलाई की घड़ी में 5:30 बज रहे थे। देखा तो कलाई की घड़ी में जो उनके हाथ में बंधी थी वो 5 मिनट अभी आगे थी। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे, अर्थात कि उनकी घड़ी सही चल रही थी, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहरा दिया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने जो उनके अधीन काम कर रहे थे उन पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते थे। टाइम कितना होता था? दफ्तर का 5 बजे का टाइम था, लेकिन यशोधर बाबू कुछ टाइम से अधिक तक ही काम करते रहते थे। हमेशा ये बात उनके दिमाग में नहीं होती थी। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद अर्थात किसनदा, जिनके पास वे रहते थे, किसनदा पांडे से उन्हें मिली थी। मतलब कि सुबह से शाम तक जो काम किया है अब उसका थोड़ा बोझ हल्का हो जाए, इसलिए वे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हंसी मजाक अपने साथियों से कर लेते थे। ये सारी शिक्षा उन्हें किसनदा से मिली थी। परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों को कि देखा देखी सेशन की घड़ी भी सुस्त हो गई, अर्थात कि आप लोग तो सुस्त काम करते ही हैं, लेकिन देखिएगा कि हमारे जो ऑफिस की घड़ी है, सेक्शन की घड़ी है, वह भी कुछ सुस्त हो गई है। अब सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्ढा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ एम्प्रायर मालूम होते थे, अर्थात कि जो वह पहनता था वह उस टाइम पे जो उस समय चलता था, चौड़ी मोहरी वाले पैंट जो फैशन में थी और ऊंची एड़ी वाले जूते उस टाइम पे फैशन में थे, जो कि उन्हें सम ब्राउ एम्प्रायर अर्थात कि समहाउ एम्प्रायर क्यों लगता था, अर्थात कि फिजूल है, बेकार है ना। उनके उससे ये मतलब ये सारी चीज़ें बेकार है यशोधर बाबू के, तो उन्हें बेकार लगता था, जो कि थोड़ी बदतमीजी से की। एज यूजुअल बोला, बड़े भाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है? वक्त सही देती है? चूनेदानी मतलब कि जो उनके हाथ में घड़ी है, क्योंकि उनके घड़ी जो हाथ में थी वह पुरानी थी, ठीक है, तो वो उसका मजाक उड़ाता हुआ बोला कि आपके हाथ में जो यह बंधी हुई है चूनेदानी, क्या वह सही टाइम देती है? अगर घड़ी सुस्त है तो पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया। धृष्टता मतलब उसकी मूर्खता भरी शब्द कि वो अपने सीनियर के लिए ऐसे शब्द बोल रहा है, उन्हें उन्होंने अनदेखा किया और मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। फिर वे उसके साथ मतलब अपने जो उसने बदतमीजी से शब्द बोले उन्हें तो उन्होंने अनदेखा करके कहा कि ये मिनट टू मिनट अर्थात कि बिल्कुल करेक्ट चलती है, सही चलती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली, मतलब और मूर्खता दिखाते हुए उन्होंने उसकी कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है, अर्थात कि यशोधर बाबू ऐसी बातों का विरोध नहीं करते हैं। मन ही मन वह उस जमाने की याद करने जरूर करते हैं कि जब दफ्तर में वह किसनदा को भाई नहीं साहब कहते थे। फिर वे ये याद करते हैं कि मैं भी सीनियर हूँ, और जब किसनदा मेरे सीनियर हुआ करते थे तो मैं कैसे उन्हें ऑफिस में अपने दफ्तर में साहब कहता था। साहब कहते और समझते थे, हम समझते भी साहब थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है यह? बड़े भाऊ मतलब बड़े भाऊ किसे कहा? यशोधर बाबू को। किसने? चड्ढा ने, कि ये जो तुम घड़ी बांधे हो ये बाबा आदम के ज़माने की पहने हो, तो मतलब सही कैसे चल रही है? अब तो डिजिटल का ज़माना आ गया है, अर्थात कि अब तो एक से एक अच्छी और सुंदर डिजिटल घड़ियाँ मिल रही हैं, फिर आप इतनी सस्ती और पुरानी घड़ी क्यों पहने हैं? यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। किसने कहा? यशोधर बाबू ने। यशोधर बाबू ने कहा कि यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के, हमारी पुरानी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि हम अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों? कैसी रही?
फिर यशोधर बाबू ने उस बात का जवाब देते हुए कहा कि देखिएगा, ये पुरानी चाल और पुराने जैसे कि हम हैं, इसलिए और पुरानी घड़ी होते हुए भी सही टाइम दे रही है। ये क्या थोड़ी बात है, ये क्या कम बात है? बताइए कैसी रही? अर्थात कि जैसे हम समय अपने पर चलते हैं, काम करते हैं, वैसे हमारी घड़ी भी चल रही है। उन्हें का कहने का जो तात्पर्य था ये था। ठीक है, इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक पास की थी, अर्थात कि ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों से सीखी थी। फिर भी इस तरह की बातें करते हुए एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उससे क्या मतलब कि हाथ मिलाया, अर्थात कि उससे जैसे कि नाराज ना होना, प्रेम से हाथ आगे बढ़ाया। यह उनकी एमजे स्कूल से उन्होंने सीखा था, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक अर्थात कि 10th की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों उठाकर हाथ मिलाया करते थे। मतलब कि सामने वाला जब एक हाथ देता तो दूसरा सामने वाला दोनों हाथ मिलाकर उसका जवाब देता था। ऐसी ही परंपरा किसनदा के क्वार्टर में भी थी। किसनदा कौन थे? जिनके क्वार्टर में उन्होंने शुरू में सबसे पहले आकर रहना प्रारंभ किया था, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। किसनदा के पास जब आए थे यशोधर बाबू तो सिर्फ मैट्रिक पास थे और उन्होंने किसनदा अपनी रोजी रोटी के तलाश में आए तो किसनदा ने ही उन्हें अपने पास रखा था। किसनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए थे, अर्थात कि पहाड़ी थे। किसनदा कुंवारे थे, अनमैरिड थे, शादी नहीं की थी। कितने ही लड़के ठीक ठाक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मतलब बहुत सारे लड़के ऐसे होते थे जिन्हें किसनदा अपने यहाँ पनाह दे लेते थे। अपने यहाँ जिनका कहीं ठिकाना नहीं होता था उन्हें पास अपने रखकर वे इतने तक उनका जब तक उन्हें कुछ मिलता, सहारा मिलता, कहीं रहने का ठिकाना मिलता, तब तक उन्हें किसनदा अपने पास रख लेते। उन्हीं में से एक यशोधर बाबू भी थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ, पकाओ, खाओ। मतलब कि उनके यहाँ खाना अपने आप मिलकर लेके आओ और पकाओ और खुद खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए भी बहुत कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किसनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया था, अर्थात जो खाना बनता था उसका रसोइया बनाकर उन्हें रख लिया था यशोधर बाबू को। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए थे अपने पास रखकर, कि उनके पास जब कुछ भी नहीं था वह अपने लिए कपड़े बनवा सकें और का पैसा भेज सके। किसके लिए? अपने लिए, मतलब कपड़े भी, खाना तो क्योंकि किसनदा दे ही रहे थे, लेकिन अपने लिए कपड़े भी बनवा सकें और अपने गांव पैसा भेज सकें। बाद में इन्हीं किसनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन भी किया। फिर उन्होंने अपने ही ऑफिस में उन्हें किसी यशोधर बाबू को नौकरी दिलवा दी और उसमें अपने ही दफ्तर के सारे कामकाज करने में उनका मार्गदर्शन किया। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है। चड्ढा ने फिर जोर से पूछा कि जब यशोधर बाबू तो उन सब चीज़ों को सोचने में लग गए थे कि ये सारी चीज़ें हमें किसनदा से सीखी थी। तो चड्ढा फिर जोर से बोले, अरे बड़े बाबू आप किन ख्यालों में डूब गए हैं? होता है ना, ये आपके साथ भी होता होगा ना। ठीक है, आप किन ख्यालों में डूब गए हैं? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? किसने पूछा? चड्ढा ने कहा कि दूसरा जो व्यक्ति था वहाँ पर, मेनन, कि वो पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कि कब थी, कितने दिन हो गए हैं कि जब से आप अपनी घड़ी लिए घूम रहे हैं। ठीक है, यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब मतलब बोले कि नाउ लेट मी सी आई वॉज मैरिड, अर्थात कि मतलब अब मैं लेट हो गया हूँ। ठीक है, अब उन्होंने देखा तो अरे कि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947
और वह वही दिन था। ठीक है। अब यशोधर बाबू को जब याद आया कि मेरी तो आज ही मैरिज एनिवर्सरी है, तो उन्होंने लगा कि मैं आज लेट हो गया हूँ। मेनन ने फ़ौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, अरे मैं नहीं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। उन्होंने उसे बधाई दी। ठीक है। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गए हैं। किसने कहा? मेनन ने। किससे? यशोधर बाबू से। कितना? कि आज तो पूरे 25 साल हो गए हैं, आपकी सिल्वर वेडिंग है। यशोधर जी खुश होते हुए, झेप हुए अर्थात कि शर्माते हुए खुश हुए और अदा उन्होंने किसनदा से सीखी थी। फिर वे क्या बताना चाहते हैं कि ये सारी बातें मैंने किसनदा से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाहू से बड़ा नोट ले लो और पार्टी ले लो, मतलब कि पार्टी का इंतजाम करिए फटाफट। किसने कहा? चड्ढा ने। कि आज साहब की मैरिज एनिवर्सरी है, क्यों ना आज पार्टी हो जाए। इस तरह से उन्होंने कुछ शब्द बोले, फटाफट पार्टी का इंतजाम हो जाए। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब खैर साहबों के चौचले हैं, अर्थात कि मतलब बड़े लोगों के चौचले हैं, ये हम नहीं मनाते हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं हम। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही खिला दीजिए पार्टी में। इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जा रही है। तो उन्होंने जब चड्ढा ने दावत की डिमांड की, पार्टी की डिमांड की, तो यशोधर बाबू ने अपने जेब से पर्स निकाला और उससे 10 का नोट निकाला। कितना निकाला? 10 का नोट। और 10 का नोट निकाल कर उन्होंने कहा कि आप लोग चाय पीजिए। ठीक है, आप लोग चाय पीजिए और दैट तो आई टू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रायर फाइंड करता हूँ। अर्थात कि जो मैं मतलब नहीं उस पर मैं खर्च करना या बेकार फिजूल खर्च करना मैं बेकार मानता हूँ, जो मैं सिस्टम को नहीं मानता हूँ। ठीक है। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े भाव से हाथ फैलाया और नोट से सेक्शन का क्या बनता है, मतलब इस 10 के नोट में क्या होता है, इतने रुपए में तो चुग्गे भर का जुगाड़ भी नहीं कर सकोगे। ठीक है। इस तरह की बातें करते हुए वहाँ उनकी पार्टी मनाई जाने लगी। अच्छा ठीक है, जाके चैप्टर बड़ा है, मैं जो सेकंड जो पार्ट है उसमें भेजूँगी। बाकी ये वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ और जो इसका बाकी जो पार्ट है आप सेकंड वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।